भी ठीक है ना। तो यहां पर इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको पहले अभी क्या करना है, ऑथोरिटीज लेनी है, और ऑथोरिटीज दान में नहीं मिलता और ना भीख में मिलता है। ऑथोरिटीज छीनना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। और कैसे प्राप्त करते हैं? मार के, लड़ के, झगड़ के, योग्यता हासिल करके, क्वालिफिकेशन प्राप्त करके, क्वालिटी डेवलप कर लीजिए। ऐसे ही लोग पूछेंगे, है ना। क्वालिटी रहेगा आप में, 100 गो अवगुण होगा, लेकिन अगर एक कोई पढ़ाई वाला क्वालिटी है ना, तो सब अवगुण ढका जाएगा आपका। 100 गो खूबियां है और ई नहीं है, तो टाइम पर घर में सब्जी लाइएगा, टाइम पर सबका सब काम करिएगा, अब कोई वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑथोरिटीज नहीं है। तो ऑथोरिटीज अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले समर्पित होना पड़ेगा, है ना। तो ये आप ही के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर पाता हूं, बोल देता हूं, क्योंकि ये एज ए स्टूडेंट्स में रिलेट कर पाता हूं आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये क्या होता है? तो बंदी को पकड़ कर प्रत्यक्ष लाना। अगर किसी को पकड़ लिया गया तो उसके लिए ड्यूटी है कि 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। निवारात्मक निरोध जब पढ़ाए थे, दंडात्मक निरोध आर्टिकल 22, तो वहां पे बताए थे, है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी को मान लीजिए पकड़ लिया गया और उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो उसका कोई भी आदमी जाकर के कोर्ट में अपील कर सकता है कि देखिए हमारा भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, किसी को लेके गया, है ना, और अभी तक पुलिस ने जो है सो जज साहब के सामने पेश नहीं किया है, इसका मतलब कि मामला कुछ गंभीर है, कोई कांड होने वाला है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके अलावा एक होता है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है जी? मैंडमस इसको कहते हैं इंग्लिश में। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, है ना, हम आदेश देते हैं। तो परमादेश में आदेश कौन देता है? तो परमादेश में आदेश कोर्ट देता है, कोर्ट, है ना। परमादेश में कोर्ट जो है वो आदेश देगा। तो कोर्ट किसको आदेश देगा? तो कोर्ट आदेश देगा गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफिसर को, है ना। सरकारी अधिकारी जो है ना, तो सरकारी जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, अगर मान लीजिए कोई काम चल रहा है और वो काम बहुत दिन से लंबित है, पेंडिंग है, नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कोर्ट जो है सो क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है, पूछ सकता है कि भाई काहे लंबित है, उस काम को कराइए और उसको कंप्लीट करिए। पटना में आप लोग अभी से रह रहे हैं या मतलब बस पढ़ने के लिए आए हैं? आप पहले से पटना में रह रहे हैं? पढ़ने के लिए आए सब लोग। तो अभी आप देखें अटल पथ जो बना हुआ है, अटल पथ, ये आप देखते होंगे, आप का जो ये राजीव नगर नहीं, ये आपका हड़ताली है। हड़ताली के पास जो है, आज से कुछ साल पहले जब तक अटल पथ नहीं बना हुआ था, तो एक रेलवे ट्रैक हुआ करता था, और जो ह्यूमन क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, वो ढाला जिसको गांव में लोग बोलता है ना, रेलवे ट्रैक था, ढाला था वहां पर, और ट्रेन गुजरती थी एक यहां से। उस ट्रेन में कोई यात्रा नहीं करता था क्योंकि कोई सवारी नहीं होता था उसमें। उसमें वही कभी गलती से कोई भैंस दिख जाती थी ट्रेन में यात्रा करते हुए, है ना, और कोई एक आध तो लोग जो दूध का बिजनेस करते थे वो लोग अपना दिख जाते थे। एक बार क्या हुआ कि पटना हाईकोर्ट के जज साहब का गाड़ी जा रहा था, मतलब यहां से निकला और वो जा रहे थे, तब तक नहीं होता कि अब ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो गाड़ी रुक गई, ढाला गिरा हुआ था, गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी रुक गई तो उन्होंने देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो सामने से ट्रेन जा रही, उसमें कोई आदमी ही नहीं है। पता चला कि ये ट्रेन रोज जाती है, सुबह 9-10 बजे के आसपास में वो गाड़ी जाती थी। हम लोग भी काफी उस समय डिस्टर्ब होते थे, उस समय हमारा इंटर का कॉलेज चलता था इन कॉलेज के अंदर में, तो हम लोग का वो बहुत ही कनेक्टेड है, वो शिवपुरी होते हुए वो लाइन जाता था अंदर, जो अभी वही अटल ब्रिज है ऊपर में। तो हम लोग का क्लास का टाइमिंग होता था, ट्रेन बजना शुरू, तो क्लास भी डिस्टर्ब होता था उससे बहुत बार, लेकिन और उससे यात्रा उसमें कोई नहीं करता था। तो एक दिन उन्होंने देखा इस चीज को, देखने के बाद तुरंत आकर के आदेश पास किया कि जब उसमें कोई जा ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो एक तो सरकार का संसाधन का खर्चा हो रहा है, साथ में पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, और उस रूट में उसको चलाने से कोई फायदा नहीं है। और उनके ही उस एक्शन के माध्यम से
उस पूरे ब्रिज को, उस रेलवे ट्रैक को हटा दिया गया और आज देखिए वहां पे फर्स्ट क्लास का ऊपर में अटल ब्रिज बना हुआ है और नीचे में जबरदस्त रोड सड़क जो है सो बना हुआ है ना। ये उसी घटना, तो ये क्या हुआ, ये परमादेश के अंतर्गत आया। उन्होंने देखा कि इस तरह की सिचुएशंस है और सिचुएशन को देकर के उसकी सो मोटो लिया और उसको आदेश देकर के उसको हटा दिया, जिससे पब्लिक को दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो किसको दिया, सरकारी अधिकारी को। तो इस अन्य मामले में भी, किसी मामले में कोर्ट अगर चाहे, अगर बहुत लेट लतीफ हो रहा है, नहीं हो रहा है टाइम पर काम, और कोर्ट चाहे तो कोर्ट इस मामले में क्या कर सकता है, तो सरकार को आदेश दे सकते हैं, सरकारी अधिकारियों को आदेश दे सकता है। उसी को कहते हैं परमादेश। ठीक है, उसके बाद होता है प्रतिषेध। क्या नहीं, बेल इसमें परमादेश में क्यों आएगा, बेल का अपना अलग प्रोसेस है। आपने अपराध किया है और आपका बहस चल रहा है, जज साहब को लगेगा कि आपके लिए एविडेंसेस हैं, आपको छोड़ सकते हैं, तो जज साहब आपको बेल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें बस अपराधी और व्यक्ति का, जज साहब का संबंध बस एक ही बंदी प्रत्यक्षीकरण में, अगर पकड़ लिए तो पेश कीजिए, जज साहब उसको जेल भेज देंगे, है ना। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, रोक देना, प्रोहिबिशन, है ना। तो इसे मान लीजिए कि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब कोई काम कर रहा है और हाई कोर्ट को पता चला कि यार ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा काम कर रहा है जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, बस हाई कोर्ट क्या कर देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोक देगा कि नहीं, ये काम तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये हम कर सकते हैं, हम करेंगे। ऐसे ही मान लिए सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है भारत का, हाई कोर्ट कोई काम कर रहा है और उसको देख लिया कि यार ये तो काम कर नहीं सकता, ये किसे कर रहा है, बस इसको रोक देगा। तो जैसे ही कोई बड़ा न्यायालय अपने से नीचे न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने पर रोकता है, रोक लगाता है, उसी को कहते हैं प्रतिषेध, उसी को कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, क्लियर है, दिक्कत। उसके बाद बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, और एक और होता है, एक और नहीं अभी और दो होते हैं, एक होता है उत्प्रेषण, सर्टियरी। उत्प्रेषण क्या होता है, उसका मतलब उठा लेना या मंगा लेना, है ना, उठा लेना या मंगा लेना, अपने पास मंगा लेना। इसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है उत्प्रेषण या सर्टियरी में, आप देखेंगे कि इसमें जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि अब इसमें तो रोक देगा, है ना, इसके तहत तो रोक देगा। और उत्प्रेषण ऐसे कि मान लीजिए कि कोई मामला है जो कि हाई कोर्ट में बहुत दिन से चल रहा है और उसका अभी तक फैसला नहीं आया, लोग परेशान है कि भाई ये तो हाई कोर्ट देख ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा, या इस पर काम नहीं कर रहा है, तो अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट देगा कि भाई ये बहुत अनिवार्य विषय है और हाई कोर्ट इसमें तेजी नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कर लेगा, उठा करके मंगा लेगा अपने पास, है ना, कि भाई हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि क्या है, तो अगर कोई मामला है जो बहुत लंबे समय से लंबित है तो वैसे को बाहर मंगाने का काम कर सकता है, मतलब बाहर के अपने पास मंगा लेगा कोई भी बड़ा न्यायालय। अगर कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित है तो हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है, और कोई मामला हाई कोर्ट में लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, कि भाई इसमें अनिवार्य विषय, इसमें जल्दी से क्या करना है, जजमेंट देना है, तो अपने पास मंगा सकता है। क्लियर है, इसको कहते हैं उत्प्रेषण। और एक होता है अधिकार प्रेक्षा, क्यो वारंटो। अधिकार प्रेक्षा, ठीक है, अधिकार प्रेक्षा इसका क्या मतलब है कि आप वही काम कर सकते हैं जो करने का आपको अधिकार कानून देता है ना, या जिसका जो करने का आपके पास राइट है। ऐसा आप कोई काम नहीं करिएगा जो आपके पास राइट है ही नहीं और आप काम करना शुरू कर दिए, है ना। तो ऐसे में क्या आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपके पास ये काम करने का अधिकार कहां से आया, आप प्रूव कीजिए, है ना। अगर कोई आदमी अपने बिना किसी अधिकार के कोई काम कर रहा है और उसके खिलाफ अगर कंप्लेन हो गया कोर्ट में, तो कोर्ट उससे कहेगा क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, पूछेगा कि बताओ किस अधिकार से ये काम कर रहे थे तुम, किसने तुम्हें ये राइट दे दिया, है ना। गाड़ी चेकिंग अभियान आजकल बहुत चलता है जी, है ना।
गाड़ी चेकिंग में देखते हैं कि क्या होता है कि सिपाही जी गाड़ी रोक देते हैं, है ना, साइड कीजिए, कागज दिखाइए, देखिए देखिए, उनके पास राइट है ये करने का? नहीं होता है राइट। आपका गाड़ी रोक सकता है कम से कम जिसके कंधे पर एक स्टार, स्टार वाला आदमी रोक सकता है, जिसके कंधे पे स्टार, वो आदमी आपकी गाड़ी रोक सकता है, वो उसके पास जांच करने का अधिकार है। लेकिन स्टार वाले बाबू कहां रहते हैं? स्टार वाले बाबू गाड़ी में, हाँ गाड़ी में रहेंगे, नहीं तो वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठल रहेंगे। सिपाही जी रोकते हैं, सिपाही जी रोकेंगे, और आम आदमी बेचारा उसको नहीं मालूम है कानून नियम कानून, तो कहेगा कुछ वो तो गलती किया है, पुलिस भी देख रहा है कि तुम गलती की हो, हेलमेट नहीं लगाए हो, शूज नहीं पड़े हो, ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, गलत काम किए हो, है ना, कानून का उल्लंघन कर रहे हो, रोक दिया। अब आपको लगे कहीं हम ज्यादा कानून बतियाएंगे, भाई हमरे कानून लगा देंगे, है ना, तो तुरंत लोग कुछ ले दे के काम खत्म हो जाए। यही चलता है ना कि ज्यादा विवाद में ना पड़े, ले दे काम खत्म हो जाए। और आजकल तो कैमरा वाला सिस्टम हो गया, तुरंत बिल घर जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि लेकिन आपका गाड़ी आईजी आपका वही रोक सकता है जिसके पास ये करने का पावर है, अधिकार है, दूसरा को नहीं कर सकता है ना। लेकिन लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए वहां पर सिपाही जी लोग इस तरह की चीजें कर देते हैं। लेकिन कम से कम सिंगल स्टार तो होना चाहिए, है ना, उनके पास ये राइट्स है कि वो आपकी गाड़ी को रोक सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में यात्रा के दरमियान आपका टिकट मांगने का अधिकार केवल टीटी के पास है, दूसरा कोई आपसे टिकट नहीं मांग सकता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, कि हमको टिकट दिखाइए या टिकट चाहिए हो, है ना। ऐसा हो जाता है कभी कभी आम लोगों के साथ, है ना, कि कुछ कभी मतलब कुछ लोग हैं या गलत लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, पैसा वैसा कमाने के लिए कुछ लोग तरीके से लोगों से टिकट मांग देते हैं, और उसके बाद टिकट नहीं हुआ या टिकट में कोई फॉल्ट हुआ तो उससे फाइन भी ले लेते हैं, मालूम चला वो टीटी नहीं था, कोई और आके फाइन लेके गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास ये राइट्स होता है वही कोई काम कर सकता है, जिसके पास जो काम करने का अधिकार है वही वो काम करेगा, जिसके पास काम करने का अधिकार नहीं है वो काम नहीं करेगा, है ना। अगर कर दिया तो फिर समझिए कि उसके खिलाफ अगर कंप्लेन चला गया तो नौकरी जा सकती है ना, नौकरी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह के रिट्स हैं जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है ना। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए अब आइए आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है जी? आर्टिकल 33 क्या कहता है? तो आर्टिकल 33 कहता है, 33 कहता है, आर्टिकल 33 कहता है कि सेना, पुलिस, प्रशासन, लिख लेंगे, सेना, पुलिस, प्रशासन अथवा सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सरकारी व्यक्तियों के, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सरकारी अधिकारियों या व्यक्तियों के मूल अधिकार पर नियंत्रण, के मूल अधिकार पर नियंत्रण।
ठीक है। के मूल अधिकार पर नियंत्रण। अब देखिए कि सेना, पुलिस, प्रशासन अथवा सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सरकारी अधिकारियों या व्यक्तियों के मूल अधिकार पर नियंत्रण। अब देखिए, आम आदमी को फंडामेंटल राइट से संबंधित तमाम तरह के अधिकार प्राप्त हैं जी, है ना। अभी हम देखा कि समानता, ये स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, दिखाने की आजादी, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन आप देखिए कि सेना, पुलिस, प्रशासन अथवा सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सरकारी अधिकारियों के अधिकारों पर नियंत्रण है, यानी कि उनको उतना अधिकार नहीं मिला हुआ है जितना अधिकार आम आदमी को मिला हुआ है। इसलिए आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग कम बोलते हैं। मीडिया जब लेके चल जाती है अपना माइक, तो उसको भीड़ को हटा करके चुपचाप निकल जाते हैं। कोई घटना पर सवाल पूछा जाता तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी जांच का विषय है, जांच करेंगे उसके बाद बताएंगे, और कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, या ये हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा मैसेज आ जाए बाहर में, जो कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसलिए उनके अधिकारों पर कंट्रोल होता है। इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग या सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित लोग ज्यादा नहीं बोलते, सीधे सरकार को अपना मैसेज दे देते हैं और अपना चुप रहते हैं, है ना। बाकी सरकार के अपने नेताजी लोग तो आई है बोलने के लिए, है ना। लोग तो बिना मतलबों का बोलता है बहुत सारा बात, है ना। लेकिन सरकारी जो ये आपके अधिकारी हैं या सेना के लोग हैं, इनको ना तो कुछ भी बोलने का है ना ही कुछ भी दिखाने का है ना। इनको जो भी करना है नियम, कायदा, कानून में रह के करना है। क्यों? क्योंकि इनको अनुशासित रहना जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए। ये तो ये मान ली कभी कुछ भी बोल दे तो लोगों को तो बहुत सारा ऐसा बात जानकारी होगा ना जो हम लोग को नहीं पता है जी, क्योंकि लोग देश के सिस्टम का पार्ट है। तो सिस्टम में तो बहुत सारा खुफिया इंफॉर्मेशन होता है। तो ये लोग अगर हर जगह बोलना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा? देश का सुरक्षा व्यवस्था खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए इनके बोलने पर या इनके एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखा जाता है कि भाई आपको वो सब नहीं करना है जो कि आम आदमी करता है। तो इसलिए आर्टिकल 33 बनाया गया है। एक अगर आप समझे तो जैसे कि हम लोग तो कोई चीज होता है, हम लोग को देखते हैं ना, आज लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, है ना, इंस्टा पर रील बनाते हैं, है ना, कुछ भी कर रहा है रील बना करके दिखा दिया, है ना। ये लोगों का फैशन का पार्ट हो गया, ठीक है। बीएसएफ के एक जवान ने ऐसा ही काम किया, खाने का वीडियो बना के वायरल कर दिया। बीएसएफ के जवान थे, है ना, बहुत चर्चित न्यूज है, 2019 का न्यूज है। बीएसएफ के एक जवान ने अपने खराब खाने का वीडियो बना के वायरल कर दिया कि देखिए हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। हो सकता है वो एक दिन की बात रही होगी, कभी कुछ होता है ऐसा, है ना। लेकिन उसने ऐसा कर दिया और ये करने के वजह से उस व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हो गया। पत्नी उसकी जा करके राष्ट्रपति के यहां क्षमा याचिका लगाई, तब जाकर राष्ट्रपति महोदय ने दया दिखाई और कहा कि ठीक है, मतलब छोड़ देते हैं, लेकिन अभी नौकरी में नहीं रहेगा कभी भी, कभी सरकारी नौकरी नहीं होगा इसका। क्या? हाँ, तो ये गलत है ना। आप क्यों किए ऐसा काम? ये आपकी गलती है। अगर खराब मिल भी रहा है, अब आपके घर में कोई विवाद हुआ, आपकी माँ ने आपको कुछ कहा, तब जाए गांव भर के कहिएगा लोगों को? नहीं कहिएगा ना, ये गलत बात है। आप सेना में है तो आपको नियम मानना पड़ेगा। तो नहीं हो रहा था तो आप और हाई अथॉरिटी के पास जाते, ये गलत था। आपको सार्वजनिक करना गलत था। आप अपने परिवार के कोई आपके इंफॉर्मेशन है, कुछ हुआ है, और उसको आप रोड चौराहे पर लिख दीजिएगा कि हमारा परिवार में इसे चल रहा है, तो कैसे आप उस व्यक्ति, और हर संस्था, हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो खामियों को आप पतंगा बढ़ा के उड़ाइएगा तो दूसरा का तो उड़ाने में मजा आता है, अपना उड़ाइए थोड़ा सा। प्रॉब्लम तो हर जगह है ना जी, हर जगह पे, हर सिस्टम के अंदर में। और आप सेना में हैं, आप देश की सुरक्षा की एजेंसी, अगर आप ऐसा प्रचारित करिएगा तो आपको समझना होगा कि इसका फायदा आपके दुश्मन मुल्क उठाएंगे। सबसे बड़ा थ्रेट सिक्योरिटी को होगा। उनको लगेगा कि देश की सेना खुश नहीं है, और सेना खुश नहीं है, जवान खुश नहीं है, तो आक्रमण करना आसान हो जाएगा, वो लड़ेंगे नहीं मन से।
तो इसका कितना बड़ा निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो बिल्कुल आपको, अगर आपकी अथॉरिटीज नहीं सुन तो आप सीनियर अथॉरिटीज के पास जाइए, उससे बड़ी अथॉरिटीज के पास जाइए, कोई ना कोई तो सुनेगा ही। ऐसा थोड़ी कि सब लोग अंधा बन के बैठा हुआ है, सब लोग अंधा बन के नहीं बैठा हुआ है जी। देश, व्यवस्था और समाज आज भी इसीलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि आज भी अच्छे लोग ज्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है, गलत लोग कम है आज भी, लेकिन दिक्कत यह है कि गलत लोग अपनी इतनी गलतियां कर रहे हैं कि उनकी गलतियों का ही प्रभाव दिखता है समाज में, और अच्छे लोग अपनी अच्छाइयां अपने कमरे तक बंद करके रखते हैं। उनको लगता है बगल में चल रहा, हमको क्या मतलब उससे, और गलत तुरंत प्रचारित हो जाता है। अच्छा चीज जल्दी प्रचारित नहीं होता है, इसलिए लोगों का अच्छाई में विश्वास कम गया है, और जो हो रहा है उस सब में आपको लगता है कि सब गलती हो रहा है, सब धोखाधड़ी हो रहा है। सब धोखाधड़ी नहीं हो रहा है जी, ये गलत बात है। सब खराब नहीं हो रहा है ना, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तभी देश इतना आगे पहुंचा है। अगर बुरा हो रहा होता तो यहां तक पहुंचे होते, बुरा होता तो हम इससे हम भी पाकिस्तान में रहते हैं ना जी। Why are you talking each other? विशेष मसला है कोई, बाहर भेज दें। तब हम इधर बोल रहे हैं, आप उधर बतिया रहे हैं। बोलिए। हसुआ के बिया में खुरपी के गीत। अभी हम यहाँ कौन बात करे, तोरा अभी संडे भुलाइल है। अरे तो संडे में तो क्लास के बाद नहीं पूछ सकते हैं आप, क्लास के बाद पूछ सकते हैं, क्लास से पहले पूछ सकते हैं, क्लास के बाद 3 घंटा बैठा के पूछिएगा यही बतवा। एंड आई विल नॉट टॉलरेट दिस, है ना। हम ये सब नहीं बर्दाश्त करते हैं। क्लास में हम बाकी लोग इग्नोर करता होगा तो आप लोग हो सकता आदत बन गया होगा। पेन ड्रॉप साइलेंस रहता है, सुई गिरेगा तो पता चल जाएगा मेरे क्लास में कहीं सुई गिरा है। अभी सब में अभी तो अब कुछ हो नहीं है, जो कुछ है का दूर पुराना पूछिए। 300 350 एक साथ बैठता था, 400। अब पिछवा दिखता था चील के आंख नहीं, पिछवा कोची कर रहा है क्या जी, आप थे ना। आई तो कुछ नहीं, तो छोटका हॉल है, इसके ऊपर बड़का हॉल है ना। 400 500 साथे बैठता था, तब पीछे देख रहे कौन कौन है, हाथ मोबाइल पकड़ा गया कि नहीं पकड़ाया। अभी तो ये अपने 10-15 को आदमी है, इसमें कोई चीज तो ये तो तुरंत ढूंढा जाएगा। बराबर कहते हैं कि अभी क्लास में हैं आप तो क्लास की डिग्निटी और क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन, अभी डिसिप्लिन है वो बात कर रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन का डिसिप्लिन है। और ये जो दीवालों पर लिखा रहता है अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये कोई कहावत नहीं है, इट्स अ रियलिटी। जहां पे डिसिप्लिन है वो ग्रेट है। हमारे देश ने डिसिप्लिन को माना तभी आज हम यहां तक पहुंचे हैं। बगल का पड़ोसी पाकिस्तान उसी समय आया ना, स्वतंत्र हुआ, अलग अस्तित्व में चाहता तो वो भी एक बढ़िया संपन्न देश बन सकता था, लेकिन वो नहीं बना। भिखारी है आज के डेट में, कुछ नहीं उसके पास। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं उसके यहां, अनुशासन नहीं उसके यहां। देख लीजिएगा जिस परिवार के घर में अनुशासन होगा वहां के हर सदस्य, हर बच्चा कितना योग्य होगा। जहां पर अनुशासन नहीं होगा वहां का देखिए वहां के बच्चे की क्या स्थिति होगी। ये तो सब हम लोग अपने समाज में आसपास में सीख लेना, देख लेना है। तो हम यहाँ कह रहे, कौन बात बता रहे थे, संडे भुलाइल है, सैटरडे भुलाइल है। तो ये उसने क्या किया कि उसको कोर्ट मार्शल हो गया। पत्नी राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका लगाई, माफी मिला और उसको छोड़ दिया गया, लेकिन अब जॉब में नहीं है वो। लेकिन इसके बाद भी मैंने कहा ना कि बकलोलापन का हद होता है और हद के सीमा पार कर जाते हैं हमारे नेता लोग। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी, जो प्रचलित पार्टी है वहां की, उस पार्टी ने इसी आदमी को, जिसको सेना से निकाल दिया गया, जिसका कोर्ट मार्शल हुआ, उसको प्रधानमंत्री के अपोजिट में टिकट देकर चुनाव में उतार दिया। बनारस उसको सब चुनाव लड़ा दिया। तो वो तो इलेक्शन कमीशन तो फॉर्म भरवाता है, नॉमिनेशन फॉर्म, तो नॉमिनेशन फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन मांगता है। तो इंफॉर्मेशन में डाला कि सेना से निकाले गए हैं। बोला पगला, जिसका सेना निकाल दिल वो है, जिसको सेना ने भगा दिया इनडिसिप्लिन के बेसिस पर, है ना, उसको हम चुनाव लड़ने देंगे? इलेक्शन कमीशन को उसकी उम्मीदवारी खारिज करनी पड़ी।
और इलेक्शन कमीशन ने लताड़ लगाया संबंधित पार्टी को कि आपने बिना जांच पड़ताल के कैसे दे दिया आपने टिकट ऐसा आदमी को, और फिर उसको टिकट उसका कैंसिल किया गया और दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, दूसरे आदमी को टिकट दिया गया। तो आप देखिए बहुत से लोग अपना वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, लेकिन कभी कार्रवाई होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो आम आदमी है। लेकिन जो सेना में है, जो प्रशासन में है, जो पुलिस में है, वो आम नहीं है, वो खास है। तो खास जब कुछ भी करेगा ना तो उसका इंपैक्ट बड़े स्तर पर पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर उन पर मॉनिटरिंग रखा जाता है, उन पर ध्यान रखा जाता है। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सुने होंगे आप लोग। जब पाकिस्तान पे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तो देश की जो हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है। नहीं, हमारे देश में सुरक्षा के मुद्दे पर भी और इंटरनेशनल इश्यूज पर भी राजनीति होता है, जबकि इस पर नहीं होना चाहिए, गलत बात है। आप अंदर में लड़िए जो बात है, लेकिन बाहर में एक रहना आपका कर्तव्य और दायित्व तो बनता है। आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, उधर पाकिस्तान परेशान था, आपात बैठक बुलाई गई थी उसके यहाँ, है ना, स्टेटमेंट्स रिलीज हो रहे थे। ये तो बहुत, मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान और भारत का झगड़ा बहुत बेहतरीन झगड़ा है जी। कैसे बेहतरीन है? तो भारत और पाकिस्तान में ये झगड़ा वैसे ही झगड़ा है जैसे पति पत्नी का झगड़ा होता है जी। कैसे? तब देखिए, इस झगड़े में भारत जो है वो क्या है? पत्नी है, और पाकिस्तान पति है। अगर पत्नी तबीयत से इलाज कर दे अपने पति का, बढ़िया से अगर पीट उठ दे घर में, तो पति आके बाहर कहेगा जी कि हम पिटाए हैं? कहियो नहीं कहेगा। हाँ, वो लगेगा कि यार कैसे कहें हम। अगर कहीं अपना मित्र दोस्त चाहे किसी क्लोजियस से वो कह भी दिया तो उसको सिंपैथी नहीं मिलेगा। वो कहेगा पगला तुम पिटा गया, कैसे पिटा गया जी तू, गजब आदमी हो, तुमको तो जीने का अधिकार नहीं है। इस चक्कर में बेचारा कभी कहेगा नहीं। यह दिक्कत है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को घुस के हम मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन ऐसा शत्रु है कि खूब पिटाता है दम भरा, फिर भी खुश के कहता है ना हम तो पिटाई भी नहीं किए हैं, धूरा करता जार के अपने फिट है, हम पिटाई भी नहीं किए। इससे बढ़िया शत्रु कोई हो सकता है जी? जब मन करता जाके मार के आइए, और उसे कोई पूछे कि पिटाए हो, कहे कि ना हम पिटाई भी नहीं किए। वो वाला हाल है पाकिस्तान का, है ना। और ये मतलब, और जनरली आप देखिए समाज में ही होता है, अगर पति पीट दे तो कोई पति बाहर जाकर नहीं कहेगा कि हम पिटाए हैं। अब पति अगर बेचारा तनी जोर से डांट दे, जोर से डांट दे, एक साथ संबंध आदमी रह रहा है तो हो ही सकता है ना कभी। अब वो 3 दिन तक रोएगी जी, हमारा डटलू है ना। इसके लिए कानूनों है, कानून भी है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जोर से डांट नहीं सकते हैं आप पत्नी को या महिलाओं को, जो भी घर में महिलाएं हैं, या उनको अपमानजनक शब्द भी नहीं बोल सकते। ऐसा कोई शब्द मत बोलिए जिससे उनके प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे। अगर उनको अपमानित करने वाला कोई शब्द बोल दिए, बहुत तुरंत चल जाएंगी थाना, कहेंगे देखिए दरोगा जी हमरा ऐसे ऐसे बोल लो, दरोगा जी तुरंत बुला लेंगे। आपको कुछ बोल दे, इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई भी कानून फिलहाल तो नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस ओनली अवेलेबल फॉर वीमेन्स। घरेलू हिंसा का मामला केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं, जबकि पुरुष भी बहुत बार शिकार हो जाते हैं इन सब स्थितियों के, लेकिन उनके लिए फिलहाल तो नहीं है। इसलिए सतर्क रहना है ना, कि कहीं अगर कोई मामला बन गया, आप बोल दिए जोर जोर से खिसिया के, और सामने वाला आदमी पहुंच गया थाना, बस मामला हो जाएगा गंभीर, है ना। तो इस चीज को यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो इश्यूज रहते हैं वो इसी के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब घर के अंदर जो हिंसा होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। और भी उसमें अगर अपमानजनक शब्द भी बोल दिए तो उस पर भी केस बन जाता है, उस पर भी केस, मतलब मारपीट नहीं किए, खाली अपमानजनक शब्द अगर बोल दिए तो भी, है ना। क्योंकि आप देखिए पति पत्नी के झगड़ा में बहुत ज्यादा अपमानजनक शब्द बोला जाता है जी। अगर आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे आसपास में तो देखते होंगे, क्योंकि वो लोग मतलब प्रेम भी उनमें एकदम अटूट होता है, लेकिन अपने जो जुबान दोनों को मिलता है उसका यूज भी वो लोग एकदम सीमा से बाहर जाके करता है ना। झगड़ा होते तो रहेगा तो पत्नी के लिए क्या कह देगी जी कि हमारा किस्मत फुटल था कि हम तोरा से हमारे शादी भाई। ये को एकदम
ये एकदम यूनिवर्सल डायलॉग है कि नहीं? एकदम है कि हमारा किस्मत फूटल कि हमरा तू बेटा गेलो, है ना, तोरा से बढ़िया तो रिक्शा वाला है। अब सोचिए, अब ई वाला बात बेचारा को कितना खराब लगेगा जी, है? ये बताओ, हमरा कह रही है कि हमारा से बढ़िया रिक्शा वाला है। रिक्शा वाला काम खराब नहीं है, लेकिन लोग इस तरह से एग्जाम्पल्स दे देते हैं, है ना। अब ये यहां तक कहते हैं तो उसका भी तो अपना एक्सट्रीम लाइन है, वो भी अपना एक्सट्रीम लाइन क्रॉस कर जाता है। तोरा के पूछ, हमारा तो अपने कितना आदमी आ रहा था, सदिया होने के बाद पता चलता है कितना आ रहा था, सदिया से पहले पता करिए नहीं कितना आ रहा है। अगर ठीक ठाक स्थिति नहीं है तो ऐसे लोगों को थोड़ा जाके पता करिए कि कितने लोग आ रहे हैं पूछने के लिए। शादी होने के बाद तो बहुत लोग डायलॉग मारता है कि हमारा पर तो भीड़ खत्म ही नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन भीड़ कितना हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो आपको पहले पता चलेगा, बिफोर क्राइम, है ना, आफ्टर क्राइम थोड़ी पता चलेगा। खैर, तो यहां पर सेना, पुलिस प्रशासन अथवा सुरक्षा व्यवस्था में कोई से जो भी लोग संबंधित हैं, तो इसलिए हमने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर विपक्ष ने बहुत बार ऐसा कहा कि ये नहीं हुआ, लेकिन क्या सेना ने आकर के कभी भी स्पष्टीकरण दिया? नहीं दिया। सेना बस एक दिन आई थी, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ, उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन सेना आई। सेना के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, उसने कहा कि हम पाकिस्तान में गए थे, हमने इतने लोगों को मारा, मार करके हम सुरक्षित वापस आ गए हैं, हमारी कोई सेना वहां नहीं पहुंची। सेना कह के चुप हो गई। अब उस पर सत्ता पक्ष अपना अलग गीत गा रहा था, विपक्ष अपना अलग गीत गा रहा था, लेकिन सेना ने कभी कोई बात नहीं कही। यह है सेना का डिसिप्लिन। सेना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है, सेना को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसकी अपना अनुशासन, उसका अपना नियम क्या कहता है, और वो अपने उसी नियम और अनुशासन को लेकर के आगे बढ़ता है। ठीक है, इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर अधिकार क्या है? कम है। आम आदमी के पास जितना अधिकार है वो इनके पास उतना नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 34, मार्शल लॉ, सैन्य शासन या सेना का शासन। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, सेना का शासन, ठीक है, या सेना का कानून। अब देखिए, जो सैन्य शासन होता है, तो भारत के कुछ कुछ जगहों पर ऐसा है मार्शल, जैसे कश्मीर के कुछ कुछ सेंसिटिव जोन में, जहां पर मान लीजिए आतंकवादियों का खतरा है या ऐसे लोग हैं जो देश की व्यवस्था को, देश की सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं ना, तोड़ देना चाहते हैं, तो ऐसे जगहों पर सरकार क्या करती है? मार्शल लॉ लागू कर देती है। और जहां पर मार्शल लॉ लागू हो गया जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में पूरा का पूरा अधिकार सेना के पास होता है, पुलिस के पास होता है, और वहां पर आम आदमी के पास कोई अधिकार नहीं रहता है। जब जो समय से पुलिस कहेगी करने के लिए, सेना कहेगी वही आपको करना है। सेना कभी भी किसी भी समय बिना किसी वारंट के आपके घर में घुस सकती है, जांच कर सकती है, पड़ताल कर सकती है, कहीं आप किसी को चोर डकैत आतंकवादी को पनाह तो नहीं दिए हैं, है ना, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो देश की व्यवस्था को खतरा पहुंचाना चाहता है और आप उसको अपने घर में रखे हुए हैं। तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट में या फिर आप आप देखते हैं नॉर्थ के अंदर में, यानी कि कश्मीर के अंदर में कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है ना, जहां पर कि कुछ लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं और वो भारत के व्यवस्था को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे जगहों पर क्या होता है कि ऐसा होता है, ठीक है। या फिर नागालैंड, मणिपुर, ये सब कुछ ऐसे सेंसिटिव जोन्स है जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी घटनाएं घटती रहती है। तो ऐसे जगहों पर सरकार इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर देती है? सैन्य शासन लगा देती है। वहां पर थोड़ा सा शक होने पर भी एक बार चेतावनी दिया जाएगा, अगर आप रुक गए, अगर स्पष्टीकरण दे दिए तो ठीक है, नहीं रुके, स्पष्टीकरण नहीं दिए तो पुलिस गोली मार देगी। बाद में अगर पता भी चलता है कि आप आम आदमी थे तो कोई उस पर पुलिस पर एक्शन नहीं होगा। ये इसलिए किया गया है ताकि भयमुक्त माहौल उन क्षेत्रों में रहे, किसके मन में? जो गुंडा हैं या जो आतंकवादी हैं उनके मन में। तो देश के सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए, देश के सिस्टम को ठीक रखने के लिए यह व्यवस्था यहां पर स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लियर है? करेक्ट। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आर्टिकल 35, मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। ओनली पार्लियामेंट है पावर टू
लॉ लेजिस्लेट इन द रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। ठीक है, ओके। तो मूल अधिकार के संबंध में कानून कौन बना सकता है? ओनली पार्लियामेंट है पावर, है ना। संसद ही मूल अधिकार के संबंध में केवल कानून बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि संसद के पास केवल ये पावर है कि मूल अधिकार के संबंध में संसद कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब कोई राज्य की विधानमंडल या विधानसभा ऐसा काम नहीं कर सकती है, संसद ही मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाएगी या कुछ भी करेगी। क्लियर है? तो ये था आपका 12 से 35 तक में क्या मूल अधिकार, जो ईच एंड एवरी थिंग्स को आपने आर्टिकल बेसिस पे देखा कि 12 से लेकर के 35 तक कौन से आर्टिकल क्या कर रहे हैं, क्या बात है और किस प्रकार की स्थितियां यहां पर विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे आपको देखना है डीपीएसपी। ये भाग 3 खत्म हुआ 12 से 35, अब आगे शुरू होगा भाग 4 डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला हेडिंग बनाएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डीपीएसपी। चलिए, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, ये जो है ये आपको पार्ट 4 में है अंडर द आर्टिकल 36 to 51, भाग 4 में है। ठीक है, अभी तक जो आप भाग 3 में देखे थे मूल अधिकार, वो क्या था? वो आपका अधिकार था, है ना, राज्य के खिलाफ आपको मिला हुआ था, अगेंस्ट द स्टेट मिला हुआ था। ठीक है, इसलिए राज्य के संबंध में वो नकारात्मक था और आपके संबंध में सकारात्मक था। ठीक है, लेकिन अभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब यह हुआ कि इस बीच में आप जो भी पढ़िएगा, जो भी देखिएगा, ये क्या है, इसमें क्या होगा? तो इसमें राज्य के इन सभी चीजों में क्या होगा? तो डायरेक्ट करेगा, राज्य को बताएगा कि राज्य को क्या करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये क्या है? राज्य को डायरेक्ट करेगा कि राज्य को क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो वो सब इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, तो राज्य को डायरेक्ट करेगा कि आपको किस प्रकार से यहां पर काम करने हैं, किस प्रकार से चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्या है? राज्य का कर्तव्य है। इससे पहले जो आपने देखा था वो नागरिक का अधिकार था राज्य के खिलाफ, और ये राज्य का कर्तव्य है नागरिक के लिए। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या है? कर्तव्य है, ड्यूटी है। किसका कर्तव्य है? राज्य का। ठीक है, तो ये कर्तव्य हमने कहां से लिया है जी? कर्तव्य मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है ना, और अभी हमने केवल कर्तव्य पूछा था, तो कर्तव्य रसिया से।
आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, और डीपीएसपी को बना दिया गया है राज्य का कर्तव्य, कि राज्य का कर्तव्य है, ड्यूटी है। ठीक है, तो राज्य का यह कर्तव्य है, यानी कि 36 से 51 तक में क्या है, कर्तव्य लिखा हुआ है राज्य का। अब एक चीज बताइए कि कर्तव्य बाध्यकारी होता है कि नहीं होता है? कर्तव्य जैसे में कर्तव्य साधारण तौर पर आप देखेंगे, आमतौर पर साधारण तौर पर जो कर्तव्य होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है। जैसे कि हम सबका कर्तव्य है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना, माता पिता का आदर करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी बड़ों का सम्मान नहीं करता है, तो क्या बड़ा व्यक्ति उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है? नहीं करता है। चल भाई तुम्हारा मर्जी, तुम अगर सम्मान करोगे तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, ऐसा लगेगा कि तुम अच्छे संस्कार से आए हो, तुम्हारे घर परिवार के लोग अच्छे हैं जो तुमको अच्छे संस्कार दिए हैं। और अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो बढ़िया व्यक्ति तो लड़ाई नहीं करेगा, वो बस यही समझेगा कि भाई चलो ये बस यही इसकी आइडेंटिटी है, ऐसे ही फैमिली से आया जहां पे ये सब बातें इसको नहीं सिखाई गई। तो मतलब कर्तव्य क्या होता है? अब माता पिता का सम्मान करना चाहिए, कुछ लोग करता है, कुछ लोग नहीं करता है। तो जो करता है उसको क्या कहते हैं? भाई अच्छा आदमी है। और जो नहीं करता उसको क्या कहते हैं? नकम्मा टाइप का आदमी है, उसको मालूम ही नहीं है कि भाई माता पिता क्या चीज है। तो कर्तव्य जो होता है वो कोर्ट और थाना और कानून से बाध्यकारी नहीं होता है। कर्तव्य इथिकली इंफोर्सेबल होता है, यानी कि नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है। आप अगर अपने माता पिता का अपमान करेंगे, माता पिता आपके खिलाफ केस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे आदमी हैं, दिमाग वमाग है थोड़ा सा, तो आपको खुद ही लगेगा कि आप अगर माता पिता के साथ गलत बर्ताव करिएगा तो आस पड़ोस में आपका शिकायत होगा, लोग कहेंगे कि गलत आदमी है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है। तो आप इस डर से सम्मान कीजिएगा। तो ये कोई कानून है क्या? इथिक्स है, इसको कहते हैं नैतिकता। आपको कुछ नैतिक चीजें आपके जीवन में है जो आपको बिना कानून के ही आपसे वो करा लेता है। तो उसी प्रकार से डीपीएसपी इंफोर्सेबल नहीं है। इसके लिए ये नहीं है जैसे फंडामेंटल राइट में था ना, कि अगर फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता है तो आप उसके लिए सीधे कोर्ट जा सकते थे, ये था। लेकिन यहां पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, यहां पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। यहां पे क्या स्थिति है? तो यहां पे स्थिति यह है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और आप जो है ये देखेंगे कि मतलब अगर सरकार स्वयं देना चाहती है तो आपको मिलेगा, और सरकार नहीं देना चाहती है तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप अपने माता पिता को आप सम्मान देना चाहते हैं तो मिलेगा सम्मान। आप ही कपूत है ना, और आप ही माता पिता को नहीं देना चाहते तो माता पिता थोड़ा ना आपसे सम्मान लेने के लिए कोर्ट में जाकर केस करेंगे। ठीक डीपीएसपी का यही संदर्भ है। 36 से 51 तक में मैं जितनी बातें आपको पढ़ाऊंगा, या जितने आर्टिकल हैं, ये सब राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा कि राज्य आपको देगा कि नहीं देगा। अगर राज्य दे रहा है तो बहुत अच्छा बात है, लीजिए एंजॉय कीजिए, और अगर राज्य नहीं दे रहा तो चुपचाप बैठिए। इसका हंगामा भी नहीं कर सकते कि राज्य हमको नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको राज्य के इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो कर्तव्य सामान्यतः व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है, कर्तव्य के लिए कानून काम नहीं करता है। तो डीपीएसपी के रेफरेंस में यही स्थिति है। क्लियर है? तो डीपीएसपी क्या है? कर्तव्य है, ठीक है, ड्यूटी है राज्य का नागरिकों के प्रति, ठीक है। और ये क्या करता है? तो देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। आपसे पूछा सकता है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है? तो डीपीएसपी। सोशल इकोनॉमिकल
डेमोक्रेसी इंडिया में स्टैब्लिश करने का काम जो है वो कौन करता है? तो वो डीपीएसपी करता है। ठीक है, क्लियर है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना डीपीएसपी के माध्यम से की जाती है। तो आएंगे, विमूल का तो अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद है ना। हाँ, तो वहां पे आएंगे तो वहां पे देखेंगे, वहां पे दो कैटेगरी बटेगी। ठीक है, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है, तो क्या कहेंगे? राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्टैब्लिश कौन कौन करता है? मूल अधिकार। मूल अधिकार देखिए, ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करता है इंडिया में। हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र किससे स्थापित होती है? मूल अधिकार से। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र किससे स्थापित होता है? डीपीएसपी से। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, है ना। ये जहां पे नागरिकों का अधिकार था वहीं डीपीएसपी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, अब देखिए, तो आर्टिकल 36 से यह स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। अब देखिए, यहां राज्य की परिभाषा लिखाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब आप मूल अधिकार पढ़े थे तो वहां पर भी एक आर्टिकल था, आर्टिकल 12, और वो भी क्या था जी? राज्य की परिभाषा। तो वहां पे राज्य की परिभाषा पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। एज वेल एज, जैसे वहां 12 में हमने बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनियां सब राज्य की परिभाषा में शामिल है। ठीक उसी प्रकार से वही वाला उठा करके यहां पर चेप देना है ना। चेप देना समझते हैं ना? वहां वाला उठा के यहां पर डाल देना है ना, कोई बिना किसी बदलाव के। ईच एंड एवरी वन वही है ना यहां पर। और सरकार में बताया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, है ना। तो उसी प्रकार से राज्य की परिभाषा जो 12 में लिखी हुई है वही 36 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अलग से लिखने का जरूरत नहीं है बस, क्योंकि दोनों अलग अलग चैप्टर है, इसलिए दोनों जगह अलग अलग इसकी आइडेंटिटी दी गई है। क्योंकि एक राज्य का के खिलाफ है, एक राज्य के साथ है, तो इसलिए दोनों जगह आपको स्पष्ट बता दिया गया है कि राज्य क्या है। इस संदर्भ में राज्य क्या है आपको बता दिया गया कि कौन कौन सी अथॉरिटी है जो आपको अधिकार नहीं छीन सकती है, और कौन कौन सी अथॉरिटी है जो आपका कर्तव्य को पूरा कर रही है। तो दोनों एक ही है, जो 12 में राज्य का परिभाषा है वही 36 में राज्य का परिभाषा है। क्लियर है? चलिए, तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, है ना। वाद योग्य, वाद योग्य मतलब वही अभी आपको मैंने बताया था, नॉन जस्टिकेबल, है ना। मतलब अगर ये नहीं, फंडामेंटल राइट में हम आपको बार बार बोल रहे थे कि अगर आपसे छीना गया तो आप बताते सकते चलिए सुप्रीम कोर्ट, है ना। लेकिन अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो आपको पास कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए कहते इसको वाद योग्य नहीं है। इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, इट्स नॉट जस्टिकेबल, यानी कि ना तो ही कोर्ट इसको लागू करवा सकता है और ना ही ये बाध्यकारी है। ठीक है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य को मन करे तो दे, राज्य को नहीं मन करे तो ना दे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ जी?
इसको दे करके, तो मतलब वही वाली बात हुई कि बढ़िया सा घर आपके लिए बन गया, आपको कह दिया गया कि आप ही का घर है, लेकिन चाबी किसी और के पास है। उसको मन करेगा तो गेट खोल के देगा रहने के लिए, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। तो ऐसा घर का कोई फायदा है नहीं है। तो डीपीएसपी के साथ वैसे ही है कि आपको ये सब है, लेकिन आप राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य को मन करेगा तो देगा, राज्य को मन करेगा तो नहीं देगा। ऐसा क्यों किया गया इसमें? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप डीपीएस में देखिए कि जितने अधिकार है ना, या जितनी बातें की सब पैसा वाला बात है, सब में खर्चा होगा। और ये सब संविधान बना था 1947 से 50 के बीच में। उस समय देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। अगर उस समय इस सब चीज को बाध्यकारी बना देते ना, तो देश का सब आदमी चल जाता कोर्ट में लागू करवाने के लिए कि हमको ही नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। जैसा संविधान बनाने वाले लोग बहुत दिमाग के आदमी थे। उन्होंने देखा कि जो फंडामेंटल राइट है उसको देने में तो कोई खर्चा नहीं लग रहा है, तो उसको कंपलसरी कर दिया, है ना। जैसे गांव में आप देखते होंगे, जब शादी विवाह होता है तो आदमी क्या करता है जी, आंगिया घुमाता है। आंगिया समझते हैं? भाई बोलना पड़ता ना कि भाई भोजन करने आप आइएगा। देखते होंगे आंगिया दो तरह का घूमता है जी। एक होता है सबहरी, एक होता है घर जनवा। नहीं समझे? पता ना? नहीं, गांव में एगो जो अंगिया घूमता है, एक होता है सबहरी। सबहरी मतलब कि परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब आएंगे खाने के लिए। एक होता है घर जनवा। हाँ, घर जनवा मतलब कि एक ही आदमी अलाउ है ना। तो ये दोनों है, ठीक है ना। एक्चुअल भारत तो गांव में बसता है ना जी। तो जो सबहरी हो गया उसमें सब लोग आएगा, जितने सदस्य हैं सब। घर जनवा में एक एक गो। तो जो मालिक है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो वो देखेगा कि अच्छा इसके यहाँ मान लीजिए कि एक आदमी है, तो इसको कह देगा सबहरी। ये तो एक भैया है, इसको सबहरी कहिए देंगे तो ये कहां से 10 आदमी को लेके आएगा भाई। आज जहां देखेगा कि 15 गो है, बाप, एक सबहरी कहेंगे तो 15 गो आ जाएगा। एक कह देगा घर जनवा, है ना। तो जहां पर ज्यादा लोग के आने का चांस है उसको कह दिया घर जनवा, एक ही आदमी आएगा, है ना। आज जहां पर चांस है कि बहुत सारा आदमी आएगा, है ना, उसको कह दिया भाई कि भाई तुम एक एक गो आना है, तुमको सब लोगों को जो है सो नहीं आना है ना। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से जो संविधान बन रहा था, तो देखा कि भाई मूल अधिकार देने में खर्चा नहीं लग रहा है, तो जिसको देने में खर्चा नहीं लग रहा है उसको कह दिया कि इट्स इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ये न्यायालय में बाध्यकारी है, अगर नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट में जाके छीन लीजिएगा। आज जहां देखा कि देने में खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, उसको कह दिया कि ये बाध्यकारी नहीं है, मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। तो दिमाग वाला काम है कि नहीं है। और ये अच्छा बात भी था, ये इसलिए हुआ क्योंकि उस समय देश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, है ना। ठीक है, लेकिन हाँ, संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे ये बात तो कहा कि इट्स नॉट इम्पोर्सेबल इन कोर्ट, न्यायालय में बात योग्य नहीं है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यह राज्य पर नैतिक रूप से बाध्यकारी है। इट्स इथिकली इन्फोर्सेबल ऑन स्टेट। नैतिक रूप से बाध्यकारी का मतलब हुआ कि अगर जब तक आपके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तब तक आप मत दीजिए। लेकिन जब आपके पास पैसा आ गया, आपके पास संसाधन हो गया, तब आप दीजिए, है ना। मतलब जब आप देने की स्थिति में आ गए तब आप दीजिए, आज देने की स्थिति में नहीं है तब मत दीजिए। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकार से न्याय योग्य बात किया गया, न्यायोचित बात किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि कोर्ट में भले बाध्यकारी नहीं हो, लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी है ना, इथिकली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए बात ठीक उसे ही है कि मान लीजिए आप पेरेंट और आपके पास पैसा कम है या नहीं है, अब बच्चा जिद कर रहा है कि हम बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, और आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा उतना दे पाने का, तो आप उसमें नहीं दे पाइएगा ना। वो मांगेगा लेकिन आप नहीं दे पाइएगा। लेकिन जब आपकी आमदनी बढ़ गई, आपका सैलरी अच्छा खासा आपको मिलने लगा, तब क्या है, तब आपका कर्तव्य बनता है कि उसको अच्छा स्कूल में पढ़ाए, उसको अच्छा खाना दे, प्रोटीन वाला खाना दे। तो ये ठीक वैसी स्थिति है कि जब भारत गरीब स्थिति में था, कमजोर था, तभी बाध्यकारी नहीं था। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई देखो, जब तुम संपन्न हो जाओगे, जब तुम्हारा स्थिति बढ़िया हो जाएगा, तब तुम लोगों को देना, बिना मांगे दे देना, मांगने का भी जरूरत ना पड़े, है ना। तो इसलिए बहुत सारा चीज मिल रहा है वर्तमान में, आगे आप देखिएगा तो बहुत सारा चीज मिल रहा है। तो यहां तक समझ में आया बात?
समझा ना। आगे आइए, आर्टिकल 38। ये कहता है राज्य क्या करेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, या ये कहें कि न्याय की स्थापना, न्याय की स्थापना। तो न्याय की स्थापना में कौन सा न्याय जी, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कि राज्य का क्या कर्तव्य होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को एस्टेब्लिश करेगा। ये स्टेट का ड्यूटी है, ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो राज्य का ये सब जो है सो ड्यूटी है, राज्य को ये करने के लिए कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना राज्य करेगा। ओके, आगे देखिए। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो स्थापना करने की बात यहां पर की गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा, तो इसमें क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल में, कि आप देखते हैं कि कोई भेदभाव ना हो, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य भेदभाव ना होने दे। ठीक है, और अगर कोई संसाधन है, कोई रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स का बंटवारा सबके बीच में समान रूप से हो। ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए कि कोई एक आदमी रख ले एक, और बाकी लोग के पास कुछ ना बचे, है ना। जैसे मान लीजिए कि 5 भाई है और जमीन का बंटवारा हो रहा है, 5 कट्ठा है, तो सबको एक कट्ठा मिलना चाहिए ना जी। न्याय तो यही कहता है कि अगर बंटवारा हो रहा है तो सबको एक कट्ठा मिले। और उसमें बंटवारा करने वाला कह दे कि बड़का भाई वाले तो 4 कट्ठा, और 1 कट्ठा में बाकी 4 को बचेगा, वो अपना में बांट ले आधा आधा, तो क्या होगा जी, तो 5-5 धुराएगा ना बाकी सबको, है। तो न्यायपूर्ण बंटवारा है, क्या न्यायपूर्ण बंटवारा है। तो उसी प्रकार से राज्य का कर्तव्य है कि अगर कोई भी देश में संसाधन है ना, तो देश के हर तबका को, हर आदमी तक उस पहुंचे और हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाया जाए। ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, सबको समान राजनीतिक अवसर मिले, सबको चुनाव लड़ने का, राजनीतिक पार्टी बनाने का, सबको समान अवसर मिले, कहीं किसी प्रकार से कोई नहीं, सबको वोट देने का अधिकार मिले। ये सब सुनिश्चित करना किसका कर्तव्य है, तो ये सब राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो न्याय की स्थापना समझ रहे हैं। और न्याय में कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि ना तो किसी से सामाजिक स्तर पर भेदभाव हो, ना किसी को आर्थिक स्तर पर, और ना ही किसी का राजनीतिक स्तर पर, सबको समान रूप से देखा जाए, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, आर्टिकल 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन, है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बात किया गया है। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का क्या मतलब है भाई, पुरुष और महिला के लिए, आगे लाइन जोड़ लेंगे, फॉर मेंस एंड वीमेंस। मान लीजिए कि कोई काम पुरुष कर रहा है और वही काम एज वेल एज महिला भी कर रही, एक ही काम दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसी काम के लिए पुरुष को ज्यादा पैसा, महिला को कम पैसा, या महिला को कम पैसा और पुरुष को ज्यादा पैसा, नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन, एक समान काम कर रहे हैं तो एक समान वेतन होना चाहिए। तो ये होता ही है, लागू है हमारे देश में ये चीज। अगर कोई लड़की डीएसपी बन गई, कोई लड़का डीएसपी बना, तो वेतन थोड़ा ना अलग अलग मिलता है, जितना लड़का का पेमेंट है उतनी लड़की का है। कोई भी सरकारी सर्विस के अंदर में अगर एक पद पर वो चाहे लड़का लड़की काम कर रहे हैं, तो उनका वेतन एक ही समान है, पुरुष या महिला काम करे तो एक ही समान है, उसमें अंतर नहीं होता है ना। तो उसको कहते हैं सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे शिक्षक लोग जो थे वो कोर्ट में चले गए, है ना, इसी मुद्दे को लेकर के। शिक्षक लोग, नियोजित शिक्षक, है ना,
समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कोर्ट कहा कि भाई पहले देखो, पहले तो लगता है कि तुम लोग पॉलिटी पढ़े नहीं हो, इसलिए कोर्ट में आ गए, पढ़े रहते तो ये भी नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको यहीं पे पढ़ा दिया, बता दिया कि इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। अगर डीपीएस में लिखा हुआ बात अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो मामला यहीं से खारिज हो जाएगा पहले कि तो डीपीएस भी करना बात है, तो आ कैसे गया हमारे पास, है ना। तो पहले तो कोर्ट यही पूछा कि तुम लोग आए कैसे, तो कहा कि देखिए सर, हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, अब बाकी लोग पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, तो दोनों के वेतनवा में अंतर है, जबकि काम दोनों आदमी सेमे कर रहा है तो पैसा सेम मिलना चाहिए। तो कोर्ट तो पहले इस बात पे डांटा कि तुम तो डीपीएसपी के तहत आए हो, मेरे पास ये आने का अधिकार नहीं है। आखिर पहले आ भी गए तो समझो कि समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए। तो इन लोगों का कंप्लेन यही था कि हम लोग जो नयका बहाली है उसको पैसा कम मिल रहा है, पुरनका बहाली को पैसा ज्यादा मिल रहा है, मेन मुद्दा यही था ना। तो कोर्ट कहा कि बकलोल साहब कैसे पढ़ाएगा तुले स्कूल में। कोर्ट कहा कि पुराने में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का सैलरी ज्यादा है, दोनों का सैलरी ज्यादा मिलता है। और नयका में वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का सैलरी कम है। तो भेदभाव कहां हुआ? क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि पुरुष और महिला समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जब आप अगर नियोजित शिक्षक में हैं, तो जब आपकी सरकार जब आपको अपॉइंट करने के लिए वैकेंसी निकाली थी, तब तो सरकार ने कहा था ना कि आपको इतने सैलरी देंगे। तब थोड़ी ना सरकार ने कहा था कि आपको 1 लाख रुपया महीना देंगे, नहीं कहा था। तो सरकार ने जो शर्त रखी थी उस शर्त पर आप नियोजित शिक्षक बन गए। आप जब नियोजित हो गए, पढ़ा रहे, तो आप सोच रहे हैं कि कोर्ट से डिग्री लेके परमानेंट शिक्षक बन जाएंगे, आप ही तेज बने हैं। इसलिए तो अभी बिहार सरकार ने बना दिया कि सब तेजी निकल जाएगा। अब भाई आओ, अब पढ़ो, पहले पास करो बीपीएससी पास करो, तब हम तुमको परमानेंट टीचर का दर्जा देंगे, है ना। है हाँ, सब लोग का एग्जाम होगा, एग्जाम पास करिए तब आइए, तब आपको परमानेंट का दर्जा देते हैं, तब आपका सैलरी भी बढ़ा देते हैं, है ना। ना तो यहाँ हम लोग के यहाँ एगो है ना, हम लोग सुनते हैं गाँव में ना, छूने का छुआवनी लगता है हम लोग के। बस एक बार कोई चीज हो जाए उसके बाद आदमी सोचता है केस लड़के हम डिग्री लिए लेंगे। हम लोग के बिहार के आदमी देखते हैं ट्रेन में हम लोग चलते हैं, अपना टिकट कंफर्म नहीं रहेगा, कंफर्म वाला को उठा देगा जी, कंफर्म वाला से कहेगा कि थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा स्पेस लेगा और थोड़ा सा बैठेगा। गाड़ी पहुंचते पहुंचते मालूम चला कि कंफर्म वाला खड़ा है, सुतल है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीज जो है सो चलते रहता है, होता रहता है हम लोग के। तो वही चीज वक्त यहां पर भी सब इस्तेमाल करता है कि एक बार बहाली होता हुई गया, नौकरी पहले कॉन्ट्रैक्ट पर होता है कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए, सरकार करिए कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे। अभी सरकार तो कॉन्ट्रैक्ट ना कर रही, तुम तो देख रहे हो, तुमको कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं काम करना था मत करो काम, लेकिन नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर चल जाएंगे। आज जब कॉन्ट्रैक्ट करके 10 साल काम कर लिए तो फिर सरकार पर केस करेंगे कि देखिए हम 10 साल काम कर लिए, अब हम एक्सपीरियंस होगा, हमको परमानेंट कीजिए। ये भाई जब तुमको पहले से मालूम था कि कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी है तो तुम गए काहे उसमें? तुमको जाना ही नहीं चाहिए था, तुमको परमानेंट वाला तो रास्ता था। तो नहीं, एक बार काम कर लेंगे, प्रेशर बना देंगे और तब जाके डिग्री ले लेंगे कोर्ट से। तब सरकार इतना बुर्बक है, आइए सब उसके पास बैठल रहता है दिमाग देने के लिए, तो कह दिया कि रुकिए ना, सबके उपाय कर देते हैं, सबको कहिए कि एग्जाम पास करके आएगा, है ना। और सब सीटेट और डीएलएड और कॉमन ग्रेड, है ना, वो सब रखल रह गया, नहीं रह गया जी। अब बीएड हो गया, चाहे डीएलएड हो गया, चाहे ये स्टेट होता है, सीटेट होता है, ये सब का कोई मतलब है? अब हम तो कहते हैं जब आप कह दिए कि बीपीएससी एग्जाम तो सीधे बीपीएससी एग्जाम, सीधे बीपीएससी रखिए। अच्छा हमको नहीं समझ में आता बीएड करने से कोई स्पेशल जानकारी मिलता है जी? कुछ स्पेशल मिलता है क्या? हम तो ऐसा किए नहीं था, हमको जानकारी नहीं है, सर्टिफिकेट मिले यही ना। अगर ग्रेजुएशन पास करके जीएस पढ़ करके अगर कोई आईएएस बन सकता है तो आप सिलेबस में उतना बढ़िया और भास्ट बना दीजिए ना। क्या के लिए विद्यार्थी को मुआ रहे हैं, इतना कोर्स करवा रहे हैं? टीचर का एक बढ़िया सा सिलेबस बना दीजिए और सीधे कहिए कि कोई बीएड सीटेट स्टेट नहीं, ग्रेजुएशन हो गया एग्जाम दीजिए, लेवल हाई रखिए। कॉलेज में टीचर बनना है तो अलग लेवल पर एग्जाम करवाइए, हाई स्कूल में बनना है अलग कराइए, मिडिल में बनना है अलग कराइए, और लोअर में करना है अलग कराइए। आईएएस बनने के लिए अलग एग्जाम होता है ना जी, पीसीएस के लिए अलग एग्जाम होता है ना, शिक्षक के लिए क्या नहीं हो सकता है?
हाँ तो यहां पे ट्रेंड करेंगे, बीएड में ट्रेंड किया जाता है। क्या ट्रेंड किया जाता है जी? बच्चों को कैसे डील करना है, कितना सब सीख के आता है बच्चा के डील करना। हम लोग तो कोनो बीएड नहीं किए हैं जी, कोनो बीएड डीएड नहीं किए हैं, डील करने में दिक्कत हो रहा है। ऐसा कोई बात है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? अरे तो आर्ट है जी, ऐसा ही सीख जाएगा आदमी। थोड़ा पढ़ लेगा। हाँ, अब जैसे छोटका बचवा है ना, अब ये छोटका बच्चा सबको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको विशेष तकनीक का जरूरत पड़ता है। जो छोटा बच्चा है सब है, क्योंकि वो सब छोटा बच्चा है, उसकी अभी समझ उतनी बड़े स्तर पे नहीं है, उतनी विस्तृत नहीं है। तो जिसका समझ उतना विस्तृत नहीं है उसको समझाने में थोड़ा आपको अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो सयाना है उसको समझाने में उतना टेक्निक का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। तो कहने का मतलब है वो तो आदमी सीख सकता है, जिसके अंदर पैशन होगा ना कि हमको शिक्षक बनना है, वो अपने सीख जाएगा। जिस आदमी को जिस चीज का पैशन होता है वो अपना सीख लेता है तरीका, ठीक है। हालांकि आप ठीक है ट्रेनिंग करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है ना। आप ट्रेनिंग करा दीजिए, सब चीज का ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग करा दीजिए। इससे क्या होगा, रिसोर्स का बचत होगा, समय का बचत होगा, संसाधन का बचत होगा, है ना। ये तो जाकर उधर दूसरा लोग अपना देता है ना जी, है पैसा भी लगता है ना। आम घर का लड़का लड़की तो नहीं कर पाता है जी बीएड, नहीं करता बिल्कुल। तो इससे अच्छा कि सीधे आप एकदम एकेडमिक रखिए और उसमें करिए जिसको क्वालिटी। क्या दिक्कत है, आप इसमें भी 2 एग्जाम कर दीजिए ना, कर दीजिए पहले प्री और फिर कर दीजिए मेंस। इसी एग्जामों को टेस्ट टफ बना दीजिए। हाँ करना, इंटरव्यू कर दीजिए बिल्कुल। शिक्षक बनने का प्रक्रिया मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि सबसे कठिन होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम है शिक्षक का, है ना। है क्या होगा, हाँ क्या लागत बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। नहीं नहीं, वो तो भ्रष्टाचार का वो तो हर जगह ये होता है, लेकिन सब जगह पे ऐसा नहीं है और सब लोग ऐसा नहीं हो रहा है ना। एक आध दो को ऐसा होता होगा तो होता होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम को ठीक तरीके से सरकार ईमानदारी से एस्टेब्लिश करेगी या रखेगी तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा, है ना। मतलब ऐसा काम करने से कि स्टूडेंट पर कम से कम प्रेशर बने। आप इतना ना काम ही स्टूडेंट से करवा देते हैं कि मेन उसका जो एनर्जी है पढ़ने पर लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है। इतना कागजी काम, इतना आप उसको किताब का बोझ, प्रेशर बोझ, सीधे को सिलेबस बना के दे दीजिए, जिसमें लेवल होगा वो क्वालिफाई करके बनेगा। अब बढ़िया से टफ एग्जाम को जितना टफ हो सकता है उतना टफ बनाइए, है ना, और उसके पास आप सिलेक्ट कर लीजिए। इससे सरकार को भी अलग अलग जो इतना सब डिग्री देना पड़ता है, करना पड़ता है, सबको नहीं करना पड़ेगा, है ना। और उसके हिसाब से चीजें होंगी, आज जो एक्चुअल मेरिटोरियस होगा वो जाएगा, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए ये नियम है, ठीक है। ध्यान रहे कि यहां पर क्या है, तो पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए रैंक अलग है, काम एक ही है लेकिन रैंक अलग है, तो पैसा में अंतर हो सकता है। या ऐसा हो सकता है मान लीजिए कि काम सेम है लेकिन काम की प्रकृति अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। और जब हम आपको यहाँ पे आके भाई पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसका आर्टिकल सभी सब समझा रहे हैं ना, बहुत मुश्किल काम होता है संविधान को समझना। अपने बहुत मेहनत करना पड़ा था, अब मोटा पैसा देके फीस देके पढ़ना पड़ा था, है ना, टॉप फैकल्टी, तब जाके सब बुझाया, है कि नहीं। तो अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा कोई कहेगा कि भाई सस्ता में पढ़ा तो नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे सस्ता में, मेहनत की अपने भाई हमारा उस हिसाब से हमको दीजिए तब हम ना क्लास लेंगे जी। भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर में सोते, कोई दिक्कत है, और नॉलेज बढ़ाइए घर में सोते। देखिए हमेशा अपने आदमी को क्या चाहिए, काम करना है, अपने आप को रिसोर्स बनाने पर। आप अपने आप को जितना बेहतर बनेगा उतना आपका मार्केट प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और आप अपने आप को जितना इजीली किसी के लिए अवेलेबल करा दीजिएगा उतना आपका मार्केट प्राइस घटता चला जाएगा। इट्स सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमी, एकदम साधारण सा नियम है इकोनॉमी का। तो हमेशा आदमी को क्या करना चाहिए, अपने आप को योग्य बनाने पे काम कीजिए, फिर आपकी चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए, तो अब इसी में कोई और आता है, कोई लड़की आती है, कोई मैडम आती है, वो आती है आप लोगों को फूल बनाने के लिए सिखाने, है ना, कि भाई देखो कमल का फूल कैसे बनता है ना, हमारा तो नहीं, वो नहीं बनाने आता है जी, ठीक है। आर्ट की टीचर कोई है ना, अब वो कहे कि हमरो उतने पैसा चाहिए जितना उनको मिल रहा है, वो पढ़ा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं तो हमको बराबर मिलना चाहिए। तो इसमें बराबरी लागू नहीं होगा, क्योंकि कार्य की प्रकृति अलग है, काम सेम है लेकिन नेचर अलग अलग है। तो काम के नेचर के टफनेस को देखते हुए आपके सैलरी में अंतर हो सकता है। खाली काम में सेम नहीं होना चाहिए, काम का प्रकृति भी सेम होना चाहिए। तो काम का अगर प्रकृति भी सेम होगा तब अंतर हो सकता है, अन्यथा समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला के लिए, दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
है ना, दोनों पर अगर कोई एक समान काम कर रहे हैं तो उनको एक समान उसका पेमेंट दिया जाएगा। आर्टिकल 39A 39A निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड क्या होता है जी? निशुल्क विधिक सहायता। तो फ्री लीगल एड कहते हैं किसको? तो फ्री लीगल एड कहते हैं कि सरकार जो है वो निशुल्क विधि, जैसे मान लीजिए किसी का कोई केस हो गया, कोई मामला हो गया ना, और उसके पास पैसा नहीं है कि वकील रखे, तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा। सरकार का ही कर्तव्य है कि सरकार क्या करेगी? सरकार का यह कर्तव्य है कि सरकार क्या करेगी? सरकार उसको न्याय उपलब्ध कराएगी। इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गवर्नमेंट उसको क्या करे, तो गवर्नमेंट उसको जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कराए, है ना। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। आपने कहा कि कसाब, बहुत दिन तक कसाब जेल में बंद था जी, बंद था ना, तो उसको लॉयर किसने दिया? उसको वकील किसने दिया? हमारी गवर्नमेंट ने दिया ना। क्यों दिया? क्योंकि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। तो रूल ऑफ लॉ हर आदमी को कानून की सुविधा लेने की इजाजत देता है, वो चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब। तो इसलिए हर आदमी को ये सर्विस से ये सुविधा मिलेगा कि वो आदमी क्या कर सकता है, तो उसको फ्री लीगल एड दिया जा सकता है। तो एक तो लॉयर के द्वारा भी, और सरकारी अधिकारियों का भी काम है। जैसे अब आप गए, आपका कोई मामला हो गया, दरोगा जी के पास आप केस लिखवाने गए, तो दरोगा जी का भी काम बनता है कि आपको बताएं, क्योंकि दरोगा जी को ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है कि 307 कब लगता है, 309 कब लगता है, 302 कब लगता है, 376 कब लगता है, सब पता है ना उनको। तो बताए, केस की गंभीरता को बताए, दोनों पक्ष को बिठा करके समझा दे कि भाई देखो, झगड़ा करोगे, मामला कोर्ट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा तुम लोग को। अगर वहीं पर बातचीत से मामला सॉल्व हो जाए तो फ्री लीगल एड करा के मामला वहीं निपट जाएगा ना। लेकिन यहां हम लोग, क्या तो दरोगा जी लोग क्या करते हैं जी? तो दरोगा जी को कहते हैं दारोगा, रोवा चाहे गावा द कुछ, है ना, नाम है दारोगा, रोवा चाहे गाव, तोरा कुछ देरे पड़तो, बिना दिले लीगल फ्री एड ना मिलतो, है ना, नहीं देंगे। तो भाई उनसे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे लेने के लिए आपको करना पड़ेगा कि आप मतलब वो प्रोवाइड कराए, ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी बनती है। और ये स्टेट का ड्यूटी है कि वो फ्री लीगल एड अवेलेबल कराए। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट, आर्टिकल 40 पंचायती राज। पंचायती राज तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे हम लोग। यहां तक मैं बताइए कोई ऐसा बात जो समझ में नहीं आया हो, क्या कोई दिक्कत? सब समझ में आया ना जी? हाँ, पंचायती राज गांधीवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्लास